हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जितेंद्र। आप सभी को आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस संपूर्ण करके आगे प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलेंगे, जो कि इससे पहले अभी तक हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल भी लिखा है। इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर चल चुके थे सर, डबल इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर भी चल चुके हैं और इसके लिए मैंने होमवर्क कुछ दिए थे। आइए सबसे पहले हम होमवर्क कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर चलते हैं। सो प्यारे बच्चों, आप लोगों का कमेंट बहुत कम आ रहा है। मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों को जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, हमारे पास सभी टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें कुछ कार्य की वजह से फंसे हुए हैं, वो जल्द ही जल्द आ जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं समय इन्वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका है, मोहन को बाहर से कौन बुला रहा है। सबसे पहले देखेंगे इस वाक्य में पढ़ते हैं, जैसे वहाँ पर आ रहा है, आ रहा है, तो हमें समझ में आया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और साथ ही दिख रहे हैं कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन आया है। इसे हमें यह पता चला प्यारे बच्चों कि यह सेंटेंस डबल इंटेरोगेटिव का है। अब डबल इंटेरोगेटिव का ट्रांसलेट करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य के सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, जो कि ऊपर लिखे रूल के अनुसार आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर इज या एम या आर है, प्लस सब्जेक्ट नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सारा सब कुछ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रहेगा कौन की स्पेलिंग आप लोग को पता है। मोहन को बाहर से कौन बुला रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट इसमें से क्या आ रहा है, बुलाना, क्योंकि सब्जेक्ट प्यारे बच्चों वो होता है जो कार्य को करता है, अर्थात क्रिया को, कार्य को करने वाले व्यक्ति को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस वाक्य में कौन बुला रहा है ये तो पता ही नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम समझ गए कि बुलाने वाले को पता नहीं है और इसमें सब्जेक्ट के रूप में कौन आ रहा है। कौन की इंग्लिश हमें लिखना है हु। अब ये मैंने बताया है कि ये ऑलरेडी सिंगुलर नंबर होता है, इसके साथ इसका प्रयोग करना पड़ेगा, याद रखना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट है ही नहीं है। अब उसके बाद वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है, कार्य क्या है, क्रिया यानी बुलाना। काल मतलब बुलाना होता है, ये पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा, कॉलिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है भैया, किसे बुला रहे हैं, मोहन को। हु इज कॉलिंग मोहन। ऑब्जेक्ट मोहन हो गए। अदर वर्ड क्या है, मोहन को बाहर से। अब यहाँ पर बाहर से के लिए फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ। फ्रॉम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आउट ऑफ हो जाएगा। या आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम आउट लिख सकते हैं, दोनों सही है प्यारे बच्चों। ये मत समझना कि वो गलत है। आप लोग अपने घर पर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों। अब इसके बाद इसे मिटा देते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम है। नीचे से दिखाई पड़ रहा ना। चलिए यहाँ पर अब इसका ट्रांसलेट यहाँ करते हैं। आप लोग अपने घर पर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो। क्यों का होगा वाई। सब्जेक्ट क्या है, आप लोग। सब्जेक्ट अगर आप लोग है तो प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर आर लगेगा। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट है आप लोग, यू। नाट नहीं है तो नाट लगाइए। अब उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ाई करना, स्टडिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। अदर वर्ड है अपने घर पर, एट योर हाउस। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अपने के लिए योर लगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, इसीलिए अपने के लिए योर का प्रयोग हुआ। अब अगला देखते हैं, मछुआरा तालाब में जाल से मछलियाँ क्यों पकड़ रहा है। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आ गया क्यों। क्यों के लिए हम वाई का प्रयोग करेंगे।
फिर पकड़ रहा है मछुआरा, सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट आपका है द फिशरमैन। ये हो गया। वर्ब क्या है? पकड़ना, पकड़ रहा है। याद रखना प्यारे बच्चों, मछली पकड़ना का पूरा हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग का मतलब हो जाएगा मछली पकड़ना। वाई इज द फिशरमैन फिशिंग, किससे? जाल से। फ्रॉम नेट, फ्रॉम नेट इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। चलिए अब प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। किसान खेत की रखवाली कब कर रहा है? सो इसको हम आगे मिटा देते हैं। यहाँ पर इसके ट्रांसलेट कर रहे हैं। कब? यहाँ पर क्वेश्चन उड़ाया कि इसके लिए व्हेन का प्रयोग करना है। किसान सिंगुलर नंबर है, इज लगाना है। सब्जेक्ट है द फार्मर। अब उसके बाद रखवाली करना, केयरिंग, केयरिंग या टेकिंग केयर आप भी कर सकते हैं, चाहे केयरिंग लिखिए या टेकिंग केयर करिए। टेकिंग केयर क्या? अपने खेत की, ऑफ हिज फील्ड। अगला है बंदर पेड़ पर बैठकर अमरूद क्यों नहीं खा रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्योंकि लिए वाई लगाएंगे। सब्जेक्ट मंकी है, सिंगुलर नंबर। वाई इज द मंकी नॉट, क्या कर रहा है? बंदर खा रहा है। ईटिंग द मैंगो। अब उसके बाद इसमें क्या आएगा? पेड़ पर बैठकर, ईटिंग द मैंगो, टू सिटिंग, टू सिट इन द ट्री। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगी, इन द ट्री क्यों हुआ। मेरी बात को ज़रा ध्यान समझना। इन का प्रयोग वहाँ पर होता है जब कोई वस्तु या कोई किसी के अंदर होता है, तब वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। और यहाँ पर क्या है? आन। कहाँ है सेंटेंस? ये पेड़ पर का मतलब आन होता है, और आन का अर्थ तब निकलता है जब कोई वस्तु एक दूसरे के ऊपर की ओर स्पर्श में हो। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर एक पेड़ बना देते हैं, अगर ये मान लो कि आपका एक पेड़ है, अब यहाँ पर इसमें डालियाँ हैं। अब आप एक बात बताएंगे, बंदर या इस डाल यहाँ पर बैठकर आम खाएगा या यहाँ पर बैठकर आम खाएगा? सो प्यारे बच्चों यही ध्यान देना है कि ये पेड़ पर भले है, लेकिन ये पेड़ के अंदर है, यहाँ पर डाली पर बैठा हुआ है, तो इसीलिए ये पेड़ के अंदर है, तो यहाँ पर इनका प्रयोग हुआ। अगर ये पक्षी की बात करते, कोई कबूतर, पक्षी, कोई भी पक्षी होता, अगर वहाँ पर लगता, तब आप आराम से लगा सकते, क्योंकि वो यहाँ पर भी बैठ सकता है और यहाँ पर भी बैठ सकता है। तब हम पर के लिए जो हमारे अच्छा लगता है अर्थात आन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बंदर है वो प्यारे बच्चों यहाँ पर नहीं बैठेगा, इसीलिए यहाँ पर इनका प्रयोग हो रहा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया। अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलते हैं। सब प्यारे बच्चों इससे पहले आपको एक बार रूल को फिर से अच्छे से देख लेना, वीडियो को पहले पॉज करना, एक बार पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन करना, रिवीजन करने के पश्चात ही प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलना। अच्छा, मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग घर पे रिवीजन करो, और साथ ही दूसरे दिन इसीलिए रिपीट कराता हूँ ताकि रिपीट हो जाए और आप लोग भूलो नहीं। चलिए परफेक्ट।
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो परफेक्ट टेंस होता है, अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। मेन चीज़ यही होता है, जो टेंस लिखा रहता है ऊपर, जैसे आपको पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको यह देखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड सेंटेंस कैसे आ सकते हैं। अगर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया तो आपको सेंटेंस भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होगा। अब पूर्ण और एक इसमें टाइम समय भी देता है, इसमें आपको समय भी देता है। नहीं, परफेक्ट का मतलब कार्य पूर्ण हो गया होगा, और टेंस का मतलब काल अर्थात समय वही होगा। तो इसमें क्या होगा, एक परिभाषा देखिए, मैं परिभाषा नहीं लिखा रहा हूँ और बोल दे रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में डेफिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है, जिस हिंदी वाक्य में कर्ता द्वारा कार्य पूर्ण हो चुका हो, अर्थात पूरी तरीके से समाप्त हो चुका हो, प्रायः ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। फिर से देखिए, जिस हिंदी वाक्य में कार्य पूर्ण हो चुका हो या पूरी तरीके से समाप्त हो चुका हो, प्रायः ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका ट्रांसलेट करते हैं। ये रही आपकी परिभाषा या डेफिनेशन। याद रखना, ऐसे सेंटेंसेस में कभी कभी समय भी देता है। जब समय देगा तो याद रखना, इसमें सिंस या फार का यूज होगा, डेफिनिट और इंडेफिनिट की बात की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा, इसे हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं वर्तमान। इसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, इसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं हम। इसकी रिकॉग्नाइज देखिए, पहचान, रिकॉग्नाइज। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में लिखते भी चला करो। इसे हिंदी में पहचान कहते हैं। डेफिनेशन की प्यारे बच्चों स्पेलिंग देख लीजिए एक बार। डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा। थोड़ा अच्छे एक बात करते हैं, यहीं पर 1 मिनट रुक करके कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इस डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन, डेफी का मतलब होता है डिफाइन। नेशन यानी कि नेशन से राष्ट्र बना है ये। तो डिफाइन मतलब ये वर्णन करता है। नेशन मतलब उस राष्ट्र को जिसके अकॉर्डिंग कोई शब्द आती है, अगर उसका वर्णन आप करते हैं तो वही कहलाता है डेफिनेशन। और हिंदी में अगर बात करते हैं परिभाषा की, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना। परिभाषा, अब परिभाषा का क्या अर्थ होता है, परि प्लस भाषा। परि प्लस भाषा। अब इसको देते हैं, परि का मतलब होता है परे, यानी कि उसके अनुसार या उसके अंतर्गत। परि का मतलब परे, समझ सकते हैं ना, उसके अनुसार या उसके छाया के अंदर। और भाषा, भाषा तो एक प्रकार की बोली, बहुत से बोलियों की मिलाकर के एक भाषा बनती है। तो ये बोली, यानी कि अगर उसके परे आप किसी बोली मतलब भाषा या बात या मामला, अर्थात आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जिसकी भी परिभाषा बतानी हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं किसी भी प्रकार की या किसी की भी परिभाषा बतानी है, तो उसके अनुसार जो शब्द या वाक्य आते हैं और उसे बोली से या उसे किसी भी प्रकार से भाषा के अनुसार परिवर्तित करके आप बता सकते हैं, वही आपकी परिभाषा कहलाती है। ये प्यारे बच्चों, इसको देखना, क्योंकि जब हम एक एक चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे। अन्यथा अगर हम किसी चीज़ को रटकर तैयार करेंगे तो वो हमारा कभी तैयार नहीं हो पाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हुए समझते चलिएगा।
अगर आप लोग डिफाइन करते हुए अगर अच्छे से समझते चलेंगे तब आपके लिए जल्दी परेशानियां कभी नहीं आएंगी। यदि आप लोग वैसे पढ़ते जाओगे तो आपके सामने बहुत सी परेशानियां आती रहेंगी। तो चलिए हम फिर आगे की ओर चलते हैं। पहचान देखिएगा, पहचान तो सेम वही है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या आ है, ई है, ए है आदि शब्द आए तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से 1 मिनट का समय लेकर के मैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु को समझाना चाहता हूं। कृपया आप लोग ध्यान से देखिए और बोर्ड पर बने रहिएगा। तो ध्यान देखिए, ये तो सब्जेक्ट जो होता है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, कर्ता, यानी कि कर्ता का मतलब ये होता है कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वही कर्ता कहलाता है। और ये प्यारे बच्चों आपकी बनती है हेल्पिंग वर्ब, ये बनती है हेल्पिंग वर्ब। इस बात को ज़रा ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब 2 कैसे होती है, जो हैज सिंगुलर नंबर के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ। और हैव जो होता है ये प्लूरल नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। याद रखना, थोड़ी सी अगर एक बेसिक जानकारी से छोटे बच्चों को समझाते अगर उस प्रकार से हम अगर जानकारी को देखते हैं तो यह रूल शायद हमारा 95% ये फॉलो करता है। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो ये 1 2 3 लेटर का है, 1 2 3 4 ये 4 लेटर का है, अर्थात ये इससे ज़्यादा है क्योंकि ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। ये ज़्यादा है तो ये प्लूरल होगा, ये कम है तो ये सिंगुलर होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट में उठाकर देख, यानी किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब में उठाकर आप देख सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर बात करते हैं जो अभी मैंने पिछली क्लास में लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर। अब यहाँ पर भी आ सकते हैं कि 2 लेटर है और इसमें 3 लेटर हैं। ठीक उसी प्रकार से आप चाहेंगे तो इस प्रकार से कुछ सिंपल ट्रिक भी हैं, आप इसकी सहायता से भी आप बहुत आसानी तरीके से सीख सकते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गए आपको वर्ब के बारे में मैंने बताया था। वर्ब 2 होती हैं, एक होता है डायरेक्ट वर्ब होती है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट वर्ब, दूसरा इनडायरेक्ट वर्ब होती है। अब इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान समझ लेना। डायरेक्ट वर्ब वो होती है जो कार्य पहले किया जाएगा, जो कार्य पहले किया जाएगा वो डायरेक्ट वर्ब होती है और जो कार्य बाद में किया जाएगा वो इनडायरेक्ट वर्ब होती है। ज़रा ध्यान से समझना, मैं एक उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मोहन क्रिकेट खेलने गया है। प्यारे बच्चों, ये इसी टेंस का ट्रांसलेट है
हम यहाँ पर देख सकते हैं मोहन क्रिकेट खेलने गया है, अर्थात उसका मेन कार्य क्या है, गया है। वो खेलेगा तो क्रिकेट, लेकिन गया है, पहले जाएगा तब फिर क्रिकेट खेलेगा। तो अब यहाँ पर ये हुआ आपका डायरेक्ट वर्ब हुई, और ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट वर्ब हुई। इस बात को ध्यान देना, वर्ब में भी होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसके आगे देखिएगा, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं, जब बड़ा ट्रांसलेट आ जाता है तो हम इसी में समस्या में सुलझ जाते हैं कि पहले क्या करें, काफ़ी लंबा ट्रांसलेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ये हर रूल में, हर ट्रांसलेट में, सभी में ये फॉलो करता है। अब अगला देखना, जो ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों वो भी डबल होते हैं। वो तो मैं वो बताया था, फिर बता रहा हूँ, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब इस पे हम देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। वो ऑब्जेक्ट कैसे दो होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है, ऑब्जेक्ट को दो प्रकार से लिख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, somebody, somebody, something, somebody, something, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था और हर बार चर्चा कर रहा हूं। और इसमें है दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, something to somebody, समथिंग टू समबडी। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। पहले समबडी, अगर कोई व्यक्ति होगा या कोई प्रोनाउन होगा तो पहले वो यूज होगा, तब कोई वस्तु होगी तब वो यूज होगा। और उसके बाद यदि आप उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट में पहले अगर किसी वस्तु को लिखना चाहते हैं, पहले वस्तु को लिखिए, समथिंग लिखिए, फिर टू लगाइएगा, टू लगाने के पश्चात फिर समबडी लिखिए, कोई बॉडी लिखिए। तो इस प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्ट रहा। अदर वर्ड में भी तीन होते हैं, याद रखना, जो अदर वर्ड होते हैं वो भी तीन होते हैं। अदर वर्ड प्यारे बच्चों इस प्रकार से तीन होते हैं। अगर आप शॉर्टकट में देखना चाहते हैं, एमपीटी, एमपीटी का प्यारे बच्चों मतलब होता है, पहले होता है मैनर, प्लेस, फिर टाइम। अगर आपको लिखना होगा, ऑब्जेक्ट भी आता है, कभी कभी ऐसा होता है समय पहले हम टाइम लिखें, या पहले स्थान को लिखें, या पहले मैनर को लिखें। अब जब इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा पहले मैनर लिखा जाएगा, फिर प्लेस लिखा जाएगा और फिर टाइम लिखा जाएगा। इस बात को आप विशेष तरीके से ध्यान देते हुए ट्रांसलेट करेंगे। यदि ये सभी रूल अगर आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर रहेंगे या लर्न रहेंगे तो आपको ट्रांसलेट करने में यू हैव नो एनी प्रॉब्लम फॉर ट्रांसलेट। तो आपको ट्रांसलेट के लिए कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तब आइए हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हुए ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल्स, मोहन बगीचे में पहुंच गया है, पहुंच गया या पहुंच चुका है, बात वही है, पहुंच चुका है। सूर्य निकल चुका है, सूर्य निकल चुका है। प्यारे बच्चों ये आपका दो ट्रांसलेट रहा। पहले हम सबसे पहले ट्रांसलेट को करने से पहले हमें ट्रांसलेट को भली बात से पढ़ना चाहिए और अच्छी तरीके से समझना चाहिए। मोहन बगीचे में पहुंच चुका है। अब जैसे पहुंच चुका है तो हमारे माइंड में यह बात क्लिक होनी चाहिए कि चुका है तो यानी कार्य परफेक्ट हो गया है। क्या हो गया है? कार्य परफेक्ट हो गया है। और साथ ही अगर है लगा है तो ये क्या है? प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और उसके लिए हमें याद रखना है अगर जो सेंटेंस परफेक्ट होगा उसमें हैज या हैव जरूर आएगा। परफेक्ट टेंस में हैज या हैव आएगा। ये है प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि परफेक्ट की। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आप चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे उसमें भी हैज हैव होगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। तो आइए इसमें देखते हैं। मोहन बगीचे में पहुंच चुका है। तो इस वाक्य में प्यारे बच्चों सब्जेक्ट क्या है? मोहन। फिर सिंगुलर नंबर है हैज का प्रयोग। वर्ब क्या है? याद रखना प्यारे बच्चों वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी।
पहुंच चुका है। प्यारे बच्चों, खासकर पहुंच यानी इसमें देखो जो वर्ब की बात होती है तो हमारे उम्मीद से 80% ये होता है कि ईडी लगाने से परफेक्ट बनता है, यानी कि 75% वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें ईडी लगाने से थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आते हैं। हालांकि सब में यूज नहीं होते हैं, याद रखना। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे गो, वेंट, गान, इसमें नहीं यूज हुआ। और जैसे लर्न हुआ, लर्न में आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म यही लर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार वाले सेंटेंस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये वर्ब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और साथ ही टेंस के बाद इसके बाद मैं एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके जस्ट बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके बहुत सारे रूल आते हैं, जो कि सबसे लंबा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। और उसमें मैं वर्ब के बारे में कब थर्ड फॉर्म में यन जुड़ता है या टी जुड़ता है, कब क्या होता है, इस सब के बारे में मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे रीच मतलब पहुँचना होता है, और रीच्ड, मोहन हैज रीच्ड कहाँ पर, इन द गार्डन। अगला सूर्य निकल चुका है, सब्जेक्ट है द सन है, निकलना के राइज होता है, याद रखना। राइज सेकंड फॉर्म होता, फर्स्ट फॉर्म राइज है, सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म रीजन। तो यहाँ पर रीजन हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं और ट्रांसलेट को। सीता और गीता, सीता और गीता राधा के साथ बाजार पहुंच चुकी हैं, बाजार में पहुंच गई हैं। फिर यहाँ तक देखिए बोल रहा है, सीता और गीता राधा के साथ बाजार में पहुंच गए हैं। अब इसका ट्रांसलेट आप लोग करिए, उसके बाद फिर मुझे बताइए। चलिए, सीता और गीता, इस वाक्य में ध्यान समझना हो, सब्जेक्ट क्या है, सीता और गीता, सीता एंड गीता, ये सब्जेक्ट रहा। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका हैज या हैव, तो ये प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग यूज होगा। फिर वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंच गए, रीच्ड, कहाँ पहुंच गए हैं, इन द मार्केट, विथ राधा, ये आपका रहा। अब यहाँ पर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इसमें अगर हम सेंटेंस को निगेटिव करना चाहते हैं, यदि सेंटेंस अगर हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा नॉट का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो ध्यान से देखना, अगर हम निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, यदि सेंटेंस आपका निगेटिव हो और सेंटेंस सिंपल में निगेटिव हो, सिंपल में सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट का प्रयोग आता है। जैसे इसमें हैज या हैव है, तो हैज या हैव के बाद नॉट आएगा। सेंटेंस में मोहन बगीचे में पहुंच चुका है, अगर इसमें नहीं बनाते मोहन बगीचे में नहीं पहुंच चुका है, तो हैज के बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा। तो चलिए हम इसके साथ एक दो निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, और हालांकि उसका रूल नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, निगेटिव सेंटेंस को डालकर ये आपका सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस को डालिए और उसमें लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, यानी यहीं पर नॉट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हाँ, एक बात और याद रख, अच्छा चलो टाइम पीरियड की बात आएगी तो अभी हम आगे बता देंगे। चलिए हम निगेटिव को कुछ दो सेंटेंस देते हैं और आप लोग लिखिए और आप लोग मुझे बताइए।
हम लोग अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। हम लोग अपना कार्य समाप्त कर चुके हैं। मोहन अपने मामा के साथ आगरा का ताजमहल देखने गया है। ये आपका ट्रांसलेट रहा। आप लोग ये दोनों, अच्छा इसमें निगेटिव नहीं है क्या? हम लोग अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुके। मोहन अपने मामा के साथ आगरा का ताजमहल देखने नहीं गया है। यहाँ पर देखिएगा कि चुका चुके हैं नहीं है ना, लेकिन गया है। कार्य परफेक्ट, यानी कि वो गया है, परफेक्ट हो गया कि वो गया है। जाता है और ना कि जा रहा है, वो गया, यानी कार्य परफेक्ट की बातें बता रहा है। तो इसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, सब्जेक्ट आपका बनेगा मोहन, सिंगुलर नंबर हैज लिखिए, हैज नॉट समाप्त कर चुके हैं, वर्ब है फिनिश, इसमें ईडी लगा दीजिए। फिनिश्ड अपना कार्य के लिए लिखिएगा हिज वर्क। अगला है मोहन, सब्जेक्ट इसमें आएगा मोहन, एक बच्चा ने हैज लिखिए। फिर गया है, याद रखना जाना को गो होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होगा गॉन। मोहन हैज गॉन, अब क्या करने गए? ये सेकंड वर्ब है टू सी, क्या करने? देखने हो गया। फिर ताजमहल, द ताजमहल ऑफ, इसका लिखिए फिर आगरा। फिर अपने मामा के साथ विथ हिज मैटरनल अंकल। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक रहा आपका ये ट्रांसलेट। आइए हम इंटरोगेटिव की ओर चलते हैं। इंटरोगेटिव को रोल लेकर और कुछ ट्रांसलेट करा करके फिर आपको 5 ट्रांसलेट का होमवर्क देते हैं। उसके बाद फिर क्लास को यहीं से समाप्त कर देते हैं। चलिए रोल को आप लोग लिखिएगा, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को। हाँ देखना, फिर दूसरा दे रहा हूँ। अगर, एक मिनट, इसमें नहीं है। मोहन अपने मामा के साथ आगरा का है ना, तो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। अब देखिएगा, अगर ये सेंटेंस को हम यहाँ पर इसे क्या बनाते हैं? क्या हम लोग अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुके हैं? अब यहाँ पर वाक्य के पहले क्या आ जाने से प्यारे बच्चों, ये हैज या हैव जो होता है उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब वाक्य के पहले चली जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। यदि हम ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करते समय यदि वाक्य के पहले क्या आ जाता है तो वो होता है इंटेरोगेटिव, और उस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या की इंग्लिश के रूप में यहाँ पर वाक्य के सबसे पहले प्रयोग की जाती है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं आपको इंटेरोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आपको इस बात का अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हैज मोहन, फिर नॉट यहाँ से हट गया। अब आप देख सकते हैं वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, क्योंकि वाक्य यहाँ पर हैज वाक्य के पहले चलाया है। और उसके बाद रूल ऐसे ही होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आइए ट्रांसलेट लेते हैं और उसको करते हैं। क्या शेर जंगल में
पानी की तलाश नहीं किया था, नहीं किया है, नहीं किया है। दूसरा है, क्या किसान अपने खेत की फसल नहीं बेच चुका है। ये आपके सामने दो ट्रांसलेट हैं, मैं आपको समय देता हूँ और यहाँ पर ट्रांसलेट करिए और मुझे बताइए। चलिए देखिए, शेर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर आपका हैज का प्रयोग किया जाएगा। हैज द लायन, नहीं है नॉट लगाइए, बॉब लगाइए, तलाश किया है, यहाँ पर हो जाएगा सर्च्ड। सर्च मतलब खोजना या तलाश करना। सर्च्ड ऑफ वाटर। अब उसके बाद कहाँ, इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। अगला है, क्या किसान अपने खेत की फसल नहीं बेच चुका है। अब किसान सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर भी हैज लगेगा। हैज द फार्मर, फिर नॉट लगाइए। वह क्या है, बेच चुका। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। क्या नहीं बेच चुका है, अपने खेत की फसल। ये पूरा एक ही है, इसके लिए ऑफ से रिलेटेड सेंटेंस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्ड द क्रॉप ऑफ हिज फील्ड। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और मुझे आशा भी है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए हम अब इसकी आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर न चल करके चलिए हम आपको आज होमवर्क देते हैं, फिर अगली क्लास में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा टेंस है। अब इसमें आपको हम आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में याद रखना आपको क्या क्या करने हैं। पहला तो ये होमवर्क में ट्रांसलेट भी दूंगा, पहले ट्रांसलेट लिख लीजिए। क्या सोहन मेरी किताब नहीं फाड़ा है। दूसरा है, क्या मजदूर अपने घर पर नहीं ठहरे हैं। तीसरा है, क्या दुकानदार अपनी दुकान बंद कर चुका है। चौथा, क्या सोनार सोने की अंगूठी नहीं बनाया है। क्या मेढक तालाब में मछलियाँ नहीं पकड़ा है।
प्यारे बच्चों, आज का होमवर्क आपका काफ़ी लंबा रहेगा। ये तो 5 ट्रांसलेट हो गए और साथ ही साथ आपको ये भी है कि जो मैंने अभी तक पिछला पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इन चीज़ों का परिभाषा, पहचान और रूल, और सभी सेंटेंसेस का, यानी कि आपको इसमें 6 प्रकार के सेंटेंस बताएं और सभी सेंटेंसेस में एक एक ट्रांसलेट आपको करना होगा। अगर जो सेंटेंसेस का ट्रांसलेट आपको नहीं समझ आएगा वो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर पर आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं, या आप कमेंट में भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है। हाँ, बीच में यही एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।